औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मीन स्क्वायर एरर के मुतालिक। व्हाट इज़ मीन स्क्वायर एरर? अगर आप देखें, मीन स्क्वायर एरर इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड इट्स ट्रू वैल्यू। यानी इसका मतलब ये है, चूँकि ट्रू वैल्यू जिसको हम पैरामीटर भी कहते हैं, ये एक्चुअली अननोन होती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उसके एस्टिमेट लेते हैं उसकी। अब अगर एस्टिमेट भी मालूम हो जाए हमारे पास और ट्रू वैल्यू भी हो हमारे पास, तो उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर एरर। लिहाजा उसकी डिफिनेशन के मुताबिक द मीन स्क्वायर एरर इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड इट्स ट्रू वैल्यू। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह शो करेंगे, मीन स्क्वायर एरर बीटा हेड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा हेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या क्या शो करता है, इधर आप ज़रा देखें। बीटा हेड जो है ना, ये एस्टिमेट है ऑफ द पैरामीटर बीटा। बीटा एक्चुअल पैरामीटर है और उसका एस्टिमेट जो है ना वो बीटा हेड है। अच्छा, दी सैम्पलिंग वेरिएंस ऑफ बीटा हेड में बी डिफाइंड है। अब उसका सैम्पलिंग वेरिएंस हम मालूम करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से MAC क्या शो करता है। यहाँ पे फिर से देखें, मीन स्क्वायर एरर क्या है, इट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड द ट्रू वैल्यू। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह शो करते हैं, मीन स्क्वायर बीटा हेड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड बीटा हेड मनफी बीटा का होल स्क्वायर। बीटा जो है ना वो पैरामीटर है, बीटा हेड उसका एस्टिमेट है। तो सैम्पलिंग वेरिएंस हम इसको इस तरह मालूम करेंगे, वेरिएंस ऑफ बीटा हेड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हेड मनफी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हेड का होल स्क्वायर। अच्छा, तो वेरिएंस ऑफ बीटा हेड को हम क्या कहेंगे, MSE मीन स्क्वायर एरर। वेरिएंस ऑफ बीटा हेड को हम कहेंगे MSE मीन स्क्वायर एरर। अब किस तरह इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हेड माइनस बीटा। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट में है, इधर आप ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हेड। ये जब आप ऐड भी करोगे सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो अच्छा, इधर आप देखें, अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हेड सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया। यहाँ पे अब इसको हम फियर बनाते हैं, एक बीटा हेड मनफी यहाँ पे इसके साथ प्लस यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हेड मनफी बीटा। इसका दो हमने एक पेयर बना लिया, ए यानी इसको ए कहेंगे, इसको प्लस बी कहेंगे, होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट फार्मूला है अलजेब्रा का कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह है, पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 दोनों का प्रोडक्ट। तो यही इस तरह ये भी होगा, पहले का स्क्वायर प्लस ये सेकंड टर्म का स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस 2 दोनों का प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट टर्म ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब आप इधर अप्लाई करोगे तो बीटा हेड मनफी ये दोनों सेम हो जाएंगे, लिहाजा आपके पास ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, यहाँ पे एस्टिमेट है, यहाँ पे उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो ये तो वेरिएंस बनता है, वेरिएंस का फार्मूला है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड बीटा हेड माइनस बीटा, यहाँ पे जो डिफरेंस है एस्टिमेट और ट्रू वैल्यू के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं, और एक्सपेक्टेड इसको हम कहते हैं 22। ये 22 बीटा हेड का होल स्क्वायर बनता है, ऊपर स्क्वायर है, तो ये 22 हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसको अब अगर हम ले लें इसी टर्म को यहाँ पे, तो आप देखें इसमें बीटा हेड मनफी बीटा हेड इज इक्वल टू, इसको आप ले लें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे भी आप अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पहले से एक्सपेक्टेड वैल्यू मौजूद है, लिहाजा दूसरा कोई असर नहीं डालेगा इस पर, तो ये 0 के बराबर है, ठीक है। MAC इज इक्वल टू, अच्छा एक्चुअली अब क्या गया, MAC इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बीटा हेड प्लस 22 बीटा हेड का। अगर 22 ना हो, 22 बिल्कुल 0 हो तो MAC बराबर होगा वेरिएंस का, लेकिन एक्चुअली इसमें होता है, ठीक है, 22 आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। यहाँ पे
टू एस्टिमेटर, अगर हमारे पास सपोज दो एस्टिमेटर है, ये तो सिंगल हो गया, ठीक है, बीटा हेड था हमारे पास, टू एस्टिमेटर दैट हैव द सेम, अच्छा अगर ये सेम वैल्यू रखता है, सेम एमएसी की जो वैल्यू है वही रखता है, आर इक्विवेलेंट, वो बराबर होते हैं, अगर उसकी एमएसी सेम है तो इक्विवेलेंट है, दिस इज नॉट एक्चुअली करेक्ट, बिकॉज क्यों, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, इधर देखें एरर जो है ना यू हेड माइनस यू, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे हम, तो डिफरेंट साइज का होता है विल नॉट बी द सेम फॉर द टू एस्टिमेटर, तो ये जब डिफरेंट हो तो दो एस्टिमेटर के लिए ये सेम एमएसी नहीं आता, ठीक है। एमएसी तो सेम आ जाता है, सपोज हमारे पास एमएसी तो सेम आ जाता है, लेकिन वैल्यू डिफरेंस इसमें होता है, सैम्पलिंग वेरिएंस हम बनाते हैं तो बहुत फ़र्क होता है दोनों में। इसके किस तरह एग्जांपल लेंगे, सपोज हमारे पास एक वेरिएंस है, हमारे पास 25 है, 22 की वैल्यू हमारे पास 3 है, और फार्मूले में आप पुट करें एम ए सी बीटा हेड इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर उसकी आप फार्मूले को देखें, एम ए सी इज इक्वल टू वेरियंस और बीटा हेड यहाँ पे है, एम ए सी बीटा हेड इज इक्वल टू वेरियंस, या वेरियंस की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 22 की वैल्यू पुट करेंगे और ऊपर स्क्वायर लेंगे। अब अगर वेरियंस हमारे पास 25 है तो देखें 25 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वही फार्मूले में आप पुट करें 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो दोनों से आपके पास 34 आता है। इसी तरह अगर यहाँ पे वेरिएंस 25, अगर वेरिएंस हम 18 ले लें और यहाँ पे जो 22 जो वैल्यू है वो हम 4 ले लें, तो फिर से देखें वेरिएंस 18 प्लस 4 का स्क्वायर ये भी 34 आता है, लेकिन उसका सैम्पलिंग वेरिएंस में डिफरेंस होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और टॉपिक्स है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये लफ्ज़ भी स्टैटिस्टिक में यूज़ होता है। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज़ द एक्सपेक्टेड डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी इसको कहते हैं कि एस्टिमेट और ट्रू वैल्यू के जब एक्सपेक्टेड ले लें डिफरेंस, तो जो फ़र्क आता है उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। अगर ये ज़ीरो हो तो बिल्कुल एक्यूरेसी 100% है। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द एफिशिएंसी विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमएसी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एमएसी की। एक्यूरेसी इज़ द एक्सपेक्टेड डिफरेंस between estimate and the true value. It is usually measured by the efficiency which is inversely proportional to MAC. अब इधर देखें since the true value, अच्छा यहाँ पे देखें क्योंकि पैरामीटर की ट्रू वैल्यू जो है ना, पैरामीटर की वैल्यू अननोन होती है, लिहाजा हम उसका एस्टिमेट लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे प्रिसीजन का जिक्र आ जाता है। since the true value of the parameter is often unknown, the efficiency may be measured in term of precision. तो हम precision का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। The precision of an estimate is defined as the expected difference of the estimate from its expected value. The precision of an estimate is inversely proportional to the sampling variance. यह sampling variance का ये inverse होता है, जबकि वो दूसरे में एमएसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें एक्यूरेसी क्या डिस्क्राइब करता है आपको, एक्चुअली एक सिंपल सी बात है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट एंड द पार्ट्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू। अगर हम देखें यानी इसका द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट वैल्यू और एक्चुअली द ट्रू वैल्यूज़ के दरमियान एक्चुअल वैल्यू जो कहते हैं। वेल प्रिसीजन क्या डिस्क्राइब करता है? द वेरिएशन which we see when we measure the same part repeatedly with the same device. तो ये प्रिसीजन बनता है आपका। तो ये दो टॉपिक्स हैं आपका, एक एमएसी हो गया आपका आ गया, फिर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आपका आ गया। सिंपल से छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं आपके।
मीन स्क्वायर एरर, जिस MSE को मीन स्क्वायर एरर कहते हैं, ये क्या है? इट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड द ट्रू वैल्यू है। इसको हम इस तरह शो करते हैं, ठीक है। ये बीटा पैरामीटर है, बीटा हेड उसका एस्टिमेट है। यहाँ पे अगर आप देखें किस तरह इसको आप सॉल्व करोगे, ये दरमियान में एक्सपेक्टेड बीटा हेड आप सब्ट्रैक्ट भी करें, ऐड भी करें। अब इसको ओपन करें, फार्मूला पेयर बना दें, a + b का होल स्क्वायर, वो फार्मूला अप्लाई कर दें, पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 और दोनों टर्म का प्रोडक्ट टर्म आपके पास ख़त्म हो जाएगा, आपके पास ये रह जाएगा वेरिएंस b प्लस, इसको बायस कहते हैं, ये वाला होल स्क्वायर है। तो ये MSE अगर बायस 0 हो तो मीन स्क्वायर एरर वेरिएंस बीटा हेड के बराबर है, लेकिन एक्चुअली ये इस तरह पॉसिबल नहीं होता, इसमें रियर केसेस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर प्रेसिजन और एक्यूरेसी के मुतालिक हम आ गए, ठीक है। अब हम नए टॉपिक्स की जानिब जाते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अच्छा हमारे पास प्रोबेबिलिटी में, अच्छा देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? व्हेन ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट हर एक की हैज़ अ नॉन नॉन ज़ीरो नॉट नेसेसरी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, द सैम्पलिंग इज सेड टू बी अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा, जो सैम्पलिंग हम लेते हैं वो या तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर पहले से मालूम हमारे उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो हो, ये पहले से हमें मालूम हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर हो, लेकिन पहले से मालूम हो कि ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी हो और वो सैंपल में इंक्लूड हो, वो जो हम सेलेक्ट करते हैं, तो इस टाइप के सैम्पलिंग को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। यानी व्हेन ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ अ नॉन ज़ीरो not necessary equal probability of being included in sample, the sampling is said to be probability sampling. It is also called random sampling. अच्छा, हमारे पास दो टाइप के जो सैम्पलिंग होते हैं, वो एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरे को कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग दोनों का एक ही नाम है। कभी हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके हम एक प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम इसको लेते हैं प्रोबेबिलिटी, तो इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें से कुछ रूल्स हैं, उसके तहत हम सेलेक्ट करते हैं, लिहाजा इसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। यानी इसमें हमारा पर्सनल कोई डिसीजन शामिल नहीं होता, एक ख़ास मेथड के ज़रिए हम सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं, लिहाजा इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। फिर से देखें, व्हेन ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ अ नॉन ज़ीरो बट नॉट नेसेसरी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल इज सेड टू बी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पे आप देखें, अगर इक्वल आ जाए, इक्वल का लफ्ज़, तो ये फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बनेगा। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें पहला जो है ना, सबसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। द मेजर टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आर, उसके मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं आप ज़रा इधर देखें। SRS, पहला जो है ना SRS, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसका, इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे। सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड जो है ना सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, और फोर्थ है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये उसकी टाइप्स हैं। The advantages of probability sampling is that it provides a valid estimate of sampling error. ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मुतालिक आप कोई एडवांटेज बताएं तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। The advantage of probability sampling is that it provides a valid estimate of sampling error. Probability sampling is mainly used in various areas such as इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बिजनेस, यहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं।
कि हमारा प्रोडक्ट्स किस तरह जा रहा है, प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है, तो ये हम उधर यूज़ कर सकते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी के तरीके से जो सैंपल हम लेते हैं उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। उसका दूसरा नाम रैंडम सैम्पलिंग है। उसकी जो मेजर टाइप्स हैं उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग है। इसका जो बड़ा एडवांटेज है ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट इट प्रोवाइड्स अ वैलिड एस्टिमेट ऑफ सैम्पलिंग एरर। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज mainly used in various areas। अच्छा, इसको मुख्तलिफ एरियाज़ में ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज़। जिस तरह के इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, बिज़नेस में यूज़ होता है, और भी उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल है उसको। ये तो रैंडम सैम्पलिंग हो गया, ठीक है। एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक ख़ास मेथड के ज़रिए हम इसको सेलेक्ट नहीं करते, हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि ये सैंपल हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग इसको कहेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। इज़ द प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस होता है? इन विच अ पर्सनल जजमेंट डिटरमाइंस विच ऑफ द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज बीइंग सेलेक्टेड फॉर अ सैम्पल। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पर्सनल जजमेंट जो है ना वो अहम रोल अदा करता है कि कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे सैंपल के लिए। तो इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी इसको कहते हैं, दोनों का एक ही नाम है। इट इज़ कॉल्ड नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है in which a personal judgment determines which unit of the population are being selected for a sample. The main type of non-probability sampling are इसका purposive sampling and quota sampling। इसके दो टाइप्स हैं इसके। ये दो टाइप्स है पर्पोजिव। अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स के मुतालिक आपको बता दिया जाए तो आप कहें कि उसके दो टाइप्स हैं, एक है पर्पोजिव सैम्पलिंग एंड एक है कोटा सैम्पलिंग। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग किस तरह हम करेंगे? जब सैंपल हम सेलेक्ट करेंगे, एक तो प्रोबेबिलिटी के तरीके से ख़ास रूल के तहत तो इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, और दूसरा जो नॉन प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह हम सेलेक्ट करते हैं, हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन का एज अ सैंपल, तो उसको कहते हैं नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। चूँकि ये पर्सनल जजमेंट है, तो अगर दो इन्वेस्टिगेटर, एक्सपेरिमेंटर एक ही वक्त में सैंपल सेलेक्ट करें तो उसमें डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि इसमें पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होता है। The disadvantages of non-probability sampling is that availability of the sample result that cannot be determined by the laws of probability। इसको हम चेक नहीं कर सकते। बाई लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिफरेंस आता है, एक शख्स का रिजल्ट एक जैसा आएगा, दूसरे का दूसरी तरफ, तीसरे का तीसरी तरफ, डिफरेंस इसमें आता है। लिहाजा ये वो द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हम इसको चेक नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर से हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक सिंपल सी एग्जांपल हम देते हैं। अगर कोई इंस्पेक्टर हो, रोड पे खड़ा हो और कोई गाड़ी में कोई सामान हो, ट्रक, तो किस तरह वो
चेक करेगा एक एक आइटम। अब करेट में कोई सामान हो तो एक एक आइटम वो चेक नहीं कर सकता, उस पर फिर घंटे लगते हैं और दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो फिर वो अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए वो खुद ही सेलेक्ट करेगा कि कौन से सैंपल मैंने लेना है चेक करने के लिए। तो यहाँ पे भी वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग इस्तेमाल करेगा। तो लिहाजा उसकी एग्जांपल है। तो आज जो हमने पढ़ा, एक हमारे पास था मीन स्क्वायर एरर हमने पढ़ा। मीन स्क्वायर एरर क्या था? इट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड द ट्रू वैल्यू। उसका ये फार्मूला है। अब बीटा हेड क्या शो करता है? इट इज़ द एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर बीटा, द सैम्पलिंग वेरिएंस ऑफ बीटा में भी इसको इस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे, उसका फार्मूला हम बनाएंगे, क्योंकि मीन स्क्वायर का उसका जो फार्मूला है वो वेरिएंस ऑफ बीटा हेड प्लस 22 बीटा हेड का होल स्क्वायर है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा हेड ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, इनसे हम पेयर बनाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह फार्मूले बनेगा? पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 दोनों का प्रोडक्ट। ये एक्सपेक्टेशन जब हम अंदर करेंगे इसमें इधर भी और इधर भी, तो ये दोनों सेम टर्म बन जाएंगे, लिहाजा ये हमारे पास पहले टर्म 0 हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएंगे। अब अगर 22 नहीं है तो मीन स्क्वायर एरर सिर्फ वेरिएंस बीटा हेड के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर के बाद हमने जो पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक वो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन था। एक्यूरेसी का क्या हमने, इट इज़ द एक्सपेक्टेड डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट एंड द ट्रू वैल्यू। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय एफिशिएंसी विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एमएसी। और प्रिसीजन क्या था? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सैम्पलिंग वेरिएंस। क्योंकि हमारे पास ट्रू वैल्यू इज ऑफ द पैरामीटर इज ऑफन अननोन, तो क्या करते हैं, द एफिशिएंसी में भी मेजर्ड इन टर्म ऑफ प्रिसीजन। द प्रिसीजन ऑफ एन एस्टिमेट इज डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड डिफरेंस ऑफ द एस्टिमेट फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये हमारे पास, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सैम्पलिंग वेरिएंस। वो क्या था हमारे पास? इट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एमएसी। अच्छा, हम जब सैंपल सेलेक्ट करते हैं दो तरीक़ों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरा है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ये एक्चुअली व्हेन each unit of population has a now non-zero but not necessary equal probability of being included in the sample, the sampling is said to be probability sampling। उसके जो मेजर टाइप्स हैं हमारे पास यहाँ पे हम 4 हमने बताया है: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोवाइड अ वैलिड एस्टिमेट ऑफ सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर होता है उसका वैलिड एस्टिमेट ये करता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है, हम यूज़ करते हैं। ये इस तरह इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं और बिजनेस में हम इसको यूज़ करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, it is also called non-random sampling in a process in which a personal judgment determines which unit in the population has been included as a sample। which कौन सा यूनिट पॉपुलेशन का हम सैंपल के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, यानी इसमें पर्सनल, लेकिन पर्सनल जजमेंट ये डिसाइड करता है कि कौन सा यूनिट सूटेबल रहेगा कि इसको हम सेलेक्ट कर सकें। इसमें पर्सनल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे उसके जो टाइप्स है, जिस तरह उसके जो टाइप्स थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यहाँ पे उसके 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं परपोजिव सैम्पलिंग, जो हम खुद ही परपोज करते हैं, और उसका जो दूसरा जो है ना वो है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, जिस तरह हम उस कहते हैं कोटा सैम्पलिंग से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब चूँकि ये पर्सनल जजमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, तो जब 2 इन्वेस्टिगेटर का रिज़ल्ट जो है ना एक जैसा नहीं हो सकता, इसमें फ़र्क आ सकते हैं, और बाय लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इसको हम चेक नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ दैट द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पल जो है ना, रिज़ल्ट जो है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो लिहाजा ठीक है, नेक्स्ट में हम फिर ये उसके टाइप्स पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के।
ठीक है। एरर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वगैरह ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टैक्स में। थैंक यू बेटा।